दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इससे जो है आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, सभी को हम अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आप उसे याद करके अच्छी तरह से समझ करके एग्जाम में सही उसका आंसर दे सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कह रहा है दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या होता है, यानी डेसिमल नंबर 25 है, इसको जो है कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है और एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता ही रहता है। 2021 बोर्ड परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको इतना अच्छा तरह से समझाएंगे ताकि जो है आप इसे एग्जाम में सही करके आइएगा, इसलिए आप देखिए अच्छा तरह से। तो देखिए सबसे पहले जो है 25 जो दिया हो इसको 25 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से आप लाइन खींच दीजिएगा। यहाँ के बाद आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से लगाइएगा तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख दिए और यहाँ पे जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, फिर 2 से आप लगाइएगा भागा तो कितना आएगा 6 मरतबे। शेषफल अभी बचा नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 से भागा लगाएंगे कितना 3 मरतब लगेगा 3 दूनी 6। शेषफल बचा नहीं तो यहाँ पे 0। ठीक है, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना मरतब लगेगा 1 मरतब लगेगा, शेषफल 1 आ गया। ठीक है, तो बस मेरा यहाँ तक काम करना है। उसके बाद जो वैल्यू आ रहा है इसको नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर तो क्या लिखाएगा 1 1 0 0 1 लिखाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से करके यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। बेस में 2 होता है, बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो बेस में 2 लिखाता है। ठीक है, क्या किए 25 जो है इसको आप इस तरह से भागा दीजिएगा और जो वैल्यू आएगा बाइनरी में जो लिखाता है वह नीचे से ऊपर की ओर लिखाता है। ठीक है, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आप ऊपर से नीचे लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। और देखिए मेरे यहाँ पे आ रहा था, देखिए कौन सा ऑप्शन में सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो देखिए मेरा आ गया ऐसा, और देखिए आपको चेक करने के लिए भी बता देते हैं कि मेरा जो बताया हुआ है बनाया हुआ है वह सही है या नहीं है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको अभी पूरा समय है दोस्तों, इसलिए आप स्थिर से सीखिए। इस मैंने कहने मतलब अच्छा से सीखिए ताकि आप ज़्यादा दिन तक याद रख सकें। तो देखिए इस तरह से लिखा गया। अब यहाँ पे 2 लिखिएगा। ठीक है, 2 2 जितना रहेगा अंक उतना लिख दीजिएगा 2। यहाँ से 0 से शुरू करिएगा, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 है। तो यहाँ पे अब 2 के पावर 0। ठीक है, 2 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है और 1 से इसको मैं गुना करिएगा। ठीक है, 1 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 1, फिर प्लस और 0 रहेगा उसको फटाक दिया आप काट दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, फिर प्लस 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। अब इस सभी को जोड़िए 16 8 और 9 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया 16 25 हो गया। यानी जो मेरा निकाल कर आया है ये जो लिखे हैं बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 जो लिखे हैं यह जो है मेरा निकाला हुआ पूरा सही है क्योंकि इसमें आगे चेक करके भी देख लिए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप चेक करके भी जरूर देख लीजिएगा कि आपका राइट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन पहले बताएं तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित यानी चार्ज लेस। ठीक है, चार्ज लेस यानी कौन सा जो है उसमें जो है कोई भी चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रहे अल्फा कण, दूसरा रहे बीटा कण, तीसरा रहे फोटोन और चौथा रहे प्रोटॉन। तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा कण जो होता है यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर रहता है अल्फा कण पे, और बीटा कण पे जो होता है नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और फोटोन पे जो होता है यह न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो होता है यह भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश रहित यानी कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होना चाहिए। तो मेरा कौन सा हो गया फोटोन, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यानी मेरा जो फोटोन जो है यह आवेश रहित कण है। ठीक है, तो अल्फा कण हो गया पॉजिटिव, आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीटा कण जो हो गया निगेटिव और प्रोटॉन जो हो गया ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन फोटोन जो होता है न्यूट्रल होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा है जिसका गिनती नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छा तरह से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आप पढ़े होंगे, मैंने आप याद रखिएगा, ठीक है, पढ़े होंगे। IRMS बराबर जो होता है आई नोट बटा के √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए IRMS हो गया, यह जो वर्गमूल औसत वर्गमान है, ठीक है। और आई नोट जो है यह शिखर मान है, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे देखिए पहले मेरा शिखर मान रखा हुआ है, उसके बाद जो है तथा में कह रहा है कि RMS को रखना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से आपको कहेगा उसी तरह से आपको रख देना है। तो पहले आई नोट हो गया और बटा में इसको देखिए इधर लाएंगे, ठीक है, इधर लाएंगे तो बटा में IRMS हो जाएगा और बराबर हो जाएगा, और इसको यह 2 को जो है बराबर को उस साइड में भेजेंगे तो यह √2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई कहने मतलब शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यह √2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है, पहले वर्गमूल औसत वर्ग लिख देगा, उसके बाद कहेगा तथा शिखर मान का अनुपात आपको बताना है। वहाँ पे 1 बटा के √2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से, उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि जब परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो कहलाता है, यानी परमाणु संख्या जो है समान है, ठीक है, सेम है, और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो कहलाता है, तो वह समस्थानिक कहलाता है, समभारिक कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या अगर समान कहेगा दोस्तों और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न कहेगा तो वह समस्थानिक होता है, ठीक है, समस्थानिक आप याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, समस्थानिक है, यानी परमाणु संख्या जो है समान और परमाणु द्रव्यमान जो हो गया अलग अलग, ठीक है। और समभारिक उसको कहते हैं जिसमें परमाणु भार जो होगा, परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो समान होगा लेकिन परमाणु संख्या जो होगा अलग होगा, तो उसे समभारिक कहते हैं, ठीक है। आप दोनों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का मान होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए देखिए इसको जो है प्लांक नियतांक का मान पूछा जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिया, इसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है, जूल सेकंड। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल, मैंने बी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इसका नियतांक का जो मान, प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वह 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसका यूनिट भी आप याद रखिएगा, जूल सेकंड, ठीक है, यूनिट भी आपको याद रखना, यूनिट भी पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल जो आधारित होता है दोस्तों वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगा, यानी कोई लेंस है उसका जो क्षमता है 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो इसका फोकस दूरी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फोकस यानी लेंस की क्षमता का फार्मूला जो होता है 1/f होता है, एफ मेरा जो हो गया फोकस दूरी होता है, ठीक है, एफ जो है फोकस दूरी को कहते हैं। यह जो होता है एफ जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो 100/f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 डायोप्टर दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया होता है, यहाँ पे वैल्यू धर देंगे 2 बराबर 100/f, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो 100/2, जिसको अगर आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी 50 सेंटीमीटर मेरा यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 डायोप्टर क्षमता दी हुआ है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वह 50 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे देखिए 1-2 पॉइंट और आपको बता देते हैं। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है। उत्तल लेंस का जो होगा, उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का जो होता है फोकस दूरी वह नेगेटिव होता है, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। और पावर भी होता है तो पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8वां नंबर पे। 8वां नंबर में कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है, यानी कोई भी करने मतलब कोई मेटल है, ठीक है, इस पर जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आके पड़ता है तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है मैंने बाहर निकलने लगता है, ठीक है, बाहर निकलने लगता है इसका सरफेस से। तो इस घटना को जो है क्या कहा जाता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग
स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है, यानी मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है माइक्रो तरंग, दूसरा में दे रहा है परावैंगनिक किरण, तीसरा में दे रहा है एक्स किरण और चौथा में दे रहा है गामा किरण। तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ यानी लघु तरंगदैर्घ्य जो होता है वह गामा किरण का होता है। ठीक है, गामा किरण का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रगामी तरंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ यानी डाइवर्स इन नेचर ये। ठीक है, तो यह मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश है, यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश लाइट जो होता है दोस्तों यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न कराए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों अभी आपके पास समय बहुत है, इसलिए आप अच्छा तरह से तैयारी करिए परीक्षा की, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर में कह रहा है कि कुंडली में अपनी धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। यानी कुंडली में जो अपने ही धारा के कारण जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, या इनमें से कोई नहीं, तो वह स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर में कह रहा है कि लैब को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी लैब है, ठीक है, कोई लैब है तो उसको बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, परावैंगनिक किरण का, अवरक्त तरंग का, एक्स किरण का, या इनमें से कोई नहीं, तो वह परावैंगनिक किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, परावैंगनिक किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर 14 में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा जो तुल्य होते हैं इनमें सही संबंध है। तो यहाँ पे दिया हुआ E=m, ई जो है एनर्जी हो गया और m जो है मास हो गया। ठीक है, मास ऑफ बॉडी। और दूसरा में दे रहा है E=m² और तीसरा में दे रहा है E=mc² और चौथा में दे रहा है E/1/2mc²। तो इसका जो रिलेशन होता है E/mc² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे E एनर्जी हो गया और m हो गया मास ऑफ बॉडी और c जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी, प्रकाश का चाल है। ठीक है, उसका स्क्वायर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 15 में कह रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि लेंज का नियम जो है किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, आवेश के, द्रव्यमान के, ऊर्जा के, संवेग के। तो यह जो होता है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर 16 में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण। तो सूर्योदय और सूर्यास्त होने का जो सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है उसके किसके कारण होता है, तो वह छितराव के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सही संबंध है। तो देखिए पहला μ दे रहा है साइन सी और दूसरा में दे रहा है μ=1/sin c और तीसरा में दे रहा है c=sin μ और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जो रिलेशन होता है दोस्तों वह μ/1/sin c होता है। ठीक है, जहाँ यहाँ μ जो है अपवर्तनांक है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और c जो है क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो दोनों में जो रिलेशन होता है आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 1/sin μ=1/sin c। आपको म्यू बताएं कि यह अपवर्तनांक होता है और साइन सी मैंने यहाँ सी जो है यह क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, क्रांतिक कोण है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर 18 में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, ओम पर मीटर होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी वैद्युत प्रतिरोधकता, तो एक रिलेशन आप जानते होंगे R बराबर जो होता है ρ/L/A होता है। ठीक है, यह मेरा जो रो है यही वैद्युत प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रो का आपको निकालना है, इसको रो मैंने पढ़ा जाता है तो इसका यूनिट निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यह मेरा रो बराबर जो क्या हो जाएगा RA/L हो जाएगा। तो R मेरा हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है
और ए हो गया एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा के मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में है ओम मीटर, बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का जो यूनिट होगा वह ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि पतले प्रिज्म में आपको ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें आपको करेक्ट रिलेशन बताना है कि पतले प्रिज्म में जो होता है थिन प्रिज्म में जो होता है कौन सा रिलेशन करेक्ट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर 20 में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा। ठीक है, तो देखिए अभिदृश्यक का और नेत्रिका का जो आवर्धन क्षमता जो दिया हुआ है m1 m2 दिया हुआ है, तो सूक्ष्मदर्शी का जो होगा आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा वह m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इसलिए अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर 21 में कह रहा है कि स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने से फ्रिंज की चौड़ाई घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी अगर बढ़ता है तो उसका जो चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है यह भी बढ़ता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जीटीएम स्टडी को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर 22वां में कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और सीधा पहला में दे रहा है, दूसरा में आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, और चौथा में वास्तविक और उल्टा। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वह आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर 23 में कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, लाल का, पीला का, नीला का या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल कलर के लिए होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर कह रहा है कि एक वर्णित प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है, इसके तो क्या परिवर्तन नहीं होता है, आयाम परिवर्तन नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य नहीं होता है, वेग होता है या आवृत्ति। तो इसमें किस में जो है परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में जो होता है चेंज नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह 25 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है, 1, 3, 5 या 7, यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो इसे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।